तो चलिए हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था? ए केसरी, बी यंग इंडिया, सी न्यू इंडिया या डी नन ऑफ दीज। तो आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी द्वारा जो साप्ताहिक एक अंग्रेजी पत्रिका निकाली जाती थी उसका नाम था यंग इंडिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्या वो केसरी था, या फिर वो यंग इंडिया था, या फिर वो न्यू इंडिया था, या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो देखिए, महात्मा गांधी जी जो साप्ताहिक पत्र निकालते थे उसका नाम था यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, CWC बनर्जी या फिर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें एस बोस, सुभाष चंद्र बोस जी बैठे हैं और इनके बगल में यानी इनके पीछे ये एक व्यक्ति खड़े हैं। इन्हीं का नाम, जिनके फेस पे राउंड है, गोला है, इन्हीं का नाम था शाहनवाज खान। शाहनवाज खान। अब देखिए, ये क्या थे? आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। इनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रावलपिंडी में। अब बंटवारे के बाद रावलपिंडी चला गया पाकिस्तान में, यानी वर्तमान समय में रावलपिंडी कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? लॉर्ड नेल्सन, नेपोलियन, चर्चिल या फिर सुभाष चंद्र बोस? देखिए, ये जो चर्चित कथन था ये विंस्टन चर्चिल का था। किसका था? चर्चिल का था। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय संसद में ये अपने भाषण को जब दे रहे थे तभी इन्होंने कहा था। ये एक प्रखर वक्ता और साहित्यकार भी थे। इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। साहित्यकार थे, तो चूंकि साहित्यकार थे तो ये फेमस लाइन इन्होंने बोल दी थी कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। किसने? चर्चिल ने। कहाँ बोला था? संसद में भाषण देते समय, द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी माउंटबेटन ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर क्रिप्स ने? देखिए, अगर हम बात करें 1905 की, कब की बात करें? 1905 की। तो 1905 में अविभाज्य बंगाल, अविभाज्य का मतलब जो बटा ना हो, अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर्जन की सर्वाधिक आलोचनात्मक नीति थी। यानी कर्जन ने क्या किया था? बंगाल के बंटवारे का काम किया था। बंगाल के बंटवारे का काम किया था। और किस आधार पे किया था? सांप्रदायिक आधार पे, यानी हिंदू मुस्लिम के। इनका जो मेन मोटो था वो ये था कि फूट डालो और राज करो, आपस में लड़ा दो, और लड़ा देने के बाद ये बढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर आपका गवर्नेंस आसान हो जाएगा। और जब इनसे पूछा गया ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो इन्होंने इसका जो तर्क दिया वो दिया कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेट है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, तो इसको बांट देंगे तो फिर कंट्रोल करने में आसानी होगी। ऐसा किसका कहना था? कर्जन का कहना था। और आपके मन में प्रश्न होगा कि उस समय फिर बंगाल में जनसंख्या कितनी थी? तो आपको बता दूं कि उस समय बंगाल में जनसंख्या 8 करोड़ थी। उस समय जनसंख्या के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत था कौन सा? बंगाल। अब सोच रहे होंगे कि ठीक है, बंट गया तो क्या भारतीय कुछ किए नहीं, ऐसे ही सब बस बंटवारे को देख लिए? जी नहीं। जब ये फूटा तो भारतीयों ने फिर कहा कि हम क्या चलाएंगे? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन यानी विदेशी चीजों का सब कुछ का हम बहिष्कार कर देंगे, स्वदेशी आंदोलन को चलाएंगे। और आपको बता दूं, स्वदेशी आंदोलन बहुत ही चर्चित आंदोलन रहा है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, महिलाएं सभी ने मिलकर भाग लिया था और पूर्ण दृढ़ता के साथ इस आंदोलन को साकार करने में अपनी रुचि दिखाई थी। अगर हम बात करें
इससे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन के समय क्या ये और राज्यों में फैला था कि नहीं फैला था, कथन कारण में? तो जी फैला था। अगर हम बात करें जैसे आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में इसी आंदोलन से प्रेरित होकर एक आंदोलन चला था जिसका नाम था वंदे मातरम आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूँ आपको, ये पूछता है एग्जाम में कि वंदे मातरम आंदोलन किस राज्य में चला था, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश में। किस समय? स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर ये आंदोलन भी इसी के साथ चलाया गया था। देखिए फिर क्या होता है कि अंततः इन सब चीजों से थक हार के जब इतना विरोध होने लगा तो 1911 में बढ़ते विरोध के कारण बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। यानी बंगाल विभाजित तो हुआ, लेकिन 1905 में, फिर 1911 के समय आते आते इतना विरोध हुआ कि विभाजन को रद्द कर दिया गया, यानी कि बंगाल को विभाजन नहीं होगा। अब आपको कमेंट में ये करके बताना है कि जो बंगाल विभाजन को रद्द करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था। इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन, सी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? मॉस्को में, बर्लिन में, कराची में, सैन फ्रांसिस्को में? इसका आंसर लगा ही है। तो इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। फिफ्थ का डी होगा। देखिए, भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने हेतु यह एक स्थापित संस्थान था, जो कनाडा और यूएसए में जो भारतीय थे वो लोगों ने इसको बसाया था या स्थापित किया था इस संस्थान को। अब इससे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रश्न, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछता है, तो आप इतना याद रख सकते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई कब? 1913 में गदर पार्टी स्थापित हुई थी। फिर अगर बात करें कि इसके संस्थापक का नाम क्या था गदर पार्टी की, खूब पूछा जाता है संस्थापक का नाम गदर पार्टी के। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक का नाम था वो था सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना। अब बात किया जाए, ये भी पूछा जाता है गदर पार्टी कौन सा पत्र निकालती थी, तो ये पत्र निकालते थे हिंदुस्तान गदर, ये गदर पार्टी का पत्र होता था जो उर्दू और अंग्रेजी भाषा में निकलता था। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, गदर पार्टी से फैक्ट आएगा तो छूटेगा नहीं आपका। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1939 में, या फिर डी 1937 में? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने कब त्याग पत्र दिया था? सी 1939 में। क्या घटना थी, थोड़ा सा ये शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। देखिए 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होना था, हरिपुरा अधिवेशन होना था। अब आपको पता है कि जब अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो हर अधिवेशन में इनका क्या होता था? अध्यक्ष होता था। तो हरिपुरा अधिवेशन में एस बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे? अध्यक्ष थे। जो सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे तो इन्होंने सारा काम ठीक से किया, लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध होने लगता है, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध। अब आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन ने भाग लिया था, क्योंकि ब्रिटेन ने ही हमारे ऊपर उस समय शासन कर रखा था। और वो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जापान जैसे देश के साथ ये लोग लड़ रहे थे। तो अब क्या हुआ कि बोस जी ने सोचा कि इस समय इंग्लैंड क्या है, कमजोर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको दो दो जगह शासन को बनाए रखने में यहाँ और वहाँ लड़ाई करने में सैनिक की और धन की जरूरत है। तो हमें चाहिए कि इस समय इसकी कमजोरी का फायदा उठाया जाए और हम अपने जो आंदोलन है, अपनी आज़ादी के लिए जो आंदोलन हमारे क्रांतिकारी लोग कर रहे हैं, उसको क्या करें, हम लोग बढ़ा दें।
काफ़ी तेज कर दें, इसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएं। लेकिन महात्मा गांधी जी इसके पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा ना किया जाए। तो यहीं पे थोड़ा एक मनमुटाव टाइप का शुरू होता है, क्योंकि गांधी जी पक्षधर नहीं थे और बोस जी चाहते थे कि ऐसा किया जाए। तो ऐसे होते करते बीतता गया और फिर आया समय 1939 का। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अब इसमें भी किसकी जरूरत है? अध्यक्ष की जरूरत है। अब अध्यक्ष की जरूरत है क्योंकि गांधी जी इनसे खुद नाखुश थे। तो गांधी जी चाहते थे कि हम एक सदस्य थे उस समय, पट्टाभी सीतारामैया। पूछा जाता है ये कि गांधी जी किसे सदस्य बनाना चाहते थे, पट्टाभी सीतारामैया को। गांधी जी ने चाहा कि ये इस बार त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने और एस बोस भी खड़े थे। अब चूंकि एस बोस को गांधी जी का सपोर्ट नहीं था, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया का सपोर्ट था। अब ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट आएगा तो कौन जीतेगा? जिसे गांधी का सपोर्ट होगा वो जीतेगा। लेकिन इसके उलट रिजल्ट आता है और बोस जी कम से कम 203 मतों से विजयी हो जाते हैं। यानी पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के समर्थन के बावजूद हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी 203 मतों से जीत जाते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस जी जब जीत गए तो गांधी जी और उनके जो भी समर्थक थे वो लोग इसका विरोध करने लगे। उन्होंने कांग्रेस से बाइकआउट कर लिया, छोड़ दिया। फिर इस तरह की चीजों को झेलते हुए बोस जी तंग आ चुके थे। तो बोस जी ने अंततः 29 अप्रैल 1939 को 1939 को क्या किया? अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। कब? 29 अप्रैल 1939 को कहा कि अब मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। कौन? बोस जी ने कहा। अब जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की क्या की थी? स्थापना कर दी थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ये पूरा सीन था, ये पूरी कहानी थी। मैंने आपको शॉर्ट में लेकिन पूरा अच्छे से समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया? ए गोपाल हरि देशमुख, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या फिर डी महात्मा गांधी? तो देखिए, अगर किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी की बात करें तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख। देखिए, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? लोक का मतलब होता है सभी का हित चाहने वाला। अब सभी का हित चाहने वाले कौन थे? मैं एक शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूं आपको कि सभी का हित चाहता है कौन? ईश्वर। उसको किसी से क्या नहीं होती? घृणा नहीं होती। कि तो ईश्वर कौन थे? कृष्ण जी थे, या कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता था। तो इसी से आपको याद रख लेना है कि लोक हितवादी, क्योंकि लोगों का हित चाहने वाला कौन थे? भगवान। भगवान यानी कृष्ण गोपाल, इसीलिए गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता था? लोकहितवादी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? ए साबरमती से, बी बारदौली से, सी चंपारण से या फिर डी बिचौलिया से? देखिए, आपको पता है कि लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि गांधी जी जब जाते हैं तो इनसे एक व्यक्ति आकर मिलता है, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल ने मेरे प्रीवियस वीडियो में पूरा समझाया गया है। राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं? गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण जो बिहार का स्थित एक जिला था उसके बारे में बताते हैं कि वहां पर क्या कर रहे हैं, अंग्रेज लोग किसानों से जबरन नील की खेती करवाते हैं। अपनी समस्या को जब राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से बताते हैं, गांधी जी चंपारण बिहार जाते हैं। जब चंपारण बिहार जाते हैं तो चंपारण में ही गांधी जी ने क्या किया था? सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण बिहार में सबसे पहले किया था। अगर बात करें कि गांधी जी ने चंपारण का प्रयोग कहाँ और कब सबसे पहले किया था, तो सबसे पहले गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था।
लेकिन अगर भारत में बात करें कि सबसे पहले कहाँ किया था, तो चंपारण बिहार में किया था गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग। और उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया, हड़ताल की। उसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन सफल रहा। सफल होने के बावजूद फिर अंग्रेजों ने नील की खेती जबरन करवाना बंद कर दिया। और फिर क्या होता है कि गांधी जी को यहीं से किसकी उपाधि मिल जाती है, महात्मा की उपाधि मिलती है इसी आंदोलन के दौरान। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि मैं एक ही वस्त्र में अपना जीवन क्या करूंगा, बिता दूंगा, मैं एक ही वस्त्र पहनूंगा। ये कुछ गांधी जी के शपथ थे, तो इससे ये संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंपारण बिहार से। अगला क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए एटली, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, या फिर डी कोई नहीं। देखिए, आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछ रहा है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि आजादी ना टली, आजादी न टली, यानी आजादी होकर रहेगी। क्या चाहता है? न टली। और न टली से क्या याद कर लो, इटली। तो जैसे ही पूछे कि आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो आजादी न टली, इसलिए कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रांतों में उद्योग से, पूर्ण मतदान से, प्रांतीय स्वायत्तता से, या फिर डी कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि 1935 को भारत शासन अधिनियम था क्या, इसको पहले हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन द्वारा सन अगर हम बात करें 1861 में, या फिर 1892, 1919, 1919 या फिर 1935, ये था क्या? बेसिकली उस समय अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो समय समय पर कुछ कानून बनाते थे, एक्ट बनाते थे, उसी को ये लोग क्या कह देते थे, भारत शासन अधिनियम 1861, 92, 1909, 1919, 1935। अब देखिए, ये सारे अधिनियम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन 1935 का जो अधिनियम था, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित अधिनियम था। और इसी अधिनियम से हमारे संविधान में कई सारे भाग भी लिए गए हैं। अब देखिए, 1935 अधिनियम में था क्या, ये आपके मन में जिज्ञासा होगी जानने की। तो आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ 1935 के अधिनियम की। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट था इसमें, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसमें बात की गई थी? ये पूछता है कि किस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, 1861 में, 92 में, 1909 में, या 1935 में? तो आपको लगाना है कि 1935 में। उसके बाद इसी अधिनियम में बात की गई थी कि प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। प्रांतों, देखिए, प्रांत का मतलब होता है राज्य। राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब क्या है? प्रांत है। तो प्रांतों को स्वशासन का अधिकार होगा, स्वशासन का अधिकार होगा। ये किसने कहा गया था? 1935 के अधिनियम में। यानी जो प्रांत हैं वो खुद के लिए खुद कानून बना सकते हैं। फिर बोला गया, अब इसमें फिर बोला गया कि इसमें इसको 3 सेक्टर में बांट दो, तब ये ज्यादा सही रहेगा। किसमें किसमें बांटा गया? इसको बांटा गया, एक तो संघीय विषय, पहला क्या था? संघीय विषय था, और ये आज भी हमारे अनुसूची में आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? प्रांतीय विषय है, और क्या है फिर? समवर्ती विषय। समझाता हूँ इसको क्लियर। देखिए, संघीय विषय का मतलब था कि केंद्र के अधीन, संघीय विषय का मतलब है कि ऐसा कानून जो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, संघ सरकार बना सकती है। जैसे विदेशी मामले, विदेशी मामले हो गए, या फिर रेलवे हो गया। ये मैं एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कभी आपने सुना है कि रेलवे के स्टूडेंट हड़ताल योगी के खिलाफ करते हो, या किसी राज्य सरकार के खिलाफ करते हो? हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये केंद्र सरकार का विषय है और इस पे कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। अगर विदेशी मामलों की बात करें तो आपने कभी सुना है कि ट्रंप आए राष्ट्रपति, या फिर जो बाइडन आए, तो उनसे मिलने योगी जी जाएंगे, या फिर उनसे हिमाचल प्रदेश का या केरला का
जो है सीएम जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा, नहीं, उससे हमेशा भारत देश के प्रधानमंत्री ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। अब चलिए हम प्रांत की बात करते हैं। प्रांत में देखिए, आपने हमेशा देखा होगा पुलिस में यूपी पुलिस लिखा रहता है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो एमपी पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस लिखा मिलेगा। बिहार में जाएंगे तो बिहार पुलिस मिलेगा। और कभी भी आपने देखा होगा पुलिस की भर्ती में जो भी धांधले होती है, जो भी दिक्कत होती है, बच्चे हमेशा राज्य सरकार के खिलाफ ही हड़ताल करते हैं। तो यानी जो सिस्टम है पुलिस का, वो प्रांतीय विषय है, राज्य सरकार का विषय, और इस पे कानून भी कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। अगर हम बात करें शिक्षा की समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। इसमें सोचा गया कि शिक्षा को सिर्फ अगर हम राज्य सरकार के अधीन कर देंगे तब भी नहीं सही है, न केंद्र सरकार के अधीन कर देंगे तब भी नहीं सही है। जो शिक्षा है उसको हम क्या करते हैं? समवर्ती सूची के विषय में डालते हैं और सभी लोग मिल करके शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे स्टेट में केंद्रीय विद्यालय भी चलता है और प्राइमरी स्कूल भी चलता है, यानी प्राइमरी स्कूल राज्य सरकार वाला और केंद्रीय विद्यालय भी चलता है। हमारे ही स्टेट में जवाहर नवोदय विद्यालय भी चलता है और भी राज्य सरकार के स्कूल भी चलते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी। और एक फैक्ट की और बात करें 1935 की, तो 1935 अधिनियम के तहत ही आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये जो एक्ट था किसके तहत लाया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत ही लाया गया था। यानी 1935 के अधिनियम के तहत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो ये कुछ फैक्ट थे 1935 के अधिनियम के। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो 1935 का अधिनियम से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ सिर्फ आप उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, कवर करेंगे, तो उससे आपको जो सामान्य ज्ञान का पूरा विषय है उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। अभी मैं स्वतंत्रता आंदोलन का जो चैप्टर उसको कवर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं विश्व भूगोल, भारत के भूगोल, जनसंख्या, समान विज्ञान, ये सारे मुद्दों को कवर करूंगा। मैं पहले कुछ वीडियो में 4 वीडियो की पहले जो है चैनल पे आप प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं, उसमें 15 क्वेश्चन कवर करता था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर इसमें आप केवल सिर्फ 10 प्रश्न को कवर करिए और उसको डिटेल में समझाते रहिए। तो मुझे लगा कि 10 प्रश्न ही कवर करना चाहिए और कहने के लिए 10 प्रश्न है। अगर आप सही से देखेंगे तो कम से कम 30 MCQ है, यानी 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।